7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी, आरा के राजकुमार, बिहार पुरुष। तो बिहार पुरुष के साथ हम आपसे परिचय कराएं, उससे पहले जरा हम बात कर लें आपको कि हमारा जो दी जयपुर डायलॉग एनुअल समिट है जिसमें अभिषेक तिवारी जी भी होंगे। अब तो पक्का है होंगे, क्योंकि ये पक्का हो गया कि जो काउंटिंग है वो हमारे 7, 8, 9 से क्लैश नहीं कर रही है, लगभग पक्का हो गया। तो इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। नहीं तो अभिषेक तिवारी जी ने हमको कह दिया था कि वो बिहार इलेक्शन को प्रायोरिटी देंगे, जयपुर डायलॉग समिट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। नहीं, मैंने ये कहा था कि अगर वोटिंग का दिन उनमें से एक पड़ गया, मेरा वोटिंग का दिन, तो एक दिन आएंगे जाएंगे, बीच में 2 दिन रहेंगे, मैंने ऐसा बोला था। अच्छा, चलिए। तो दर्शकों से अनुरोध मैं भी कर रहा हूँ, अभिषेक जी से भी करा रहा हूँ, ये अभिषेक जी को भी मौका दिया जाएगा हमारी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की तरफ से कहने के लिए कि कृपया रजिस्ट्रेशन पर आ जाएं। ये 50-60 सीटें बची हैं, बाद में फिर आप ऑलरेडी मेरे पास आने लगे हैं। जो कैटेगरी खत्म हो गई ना, उसके लिए सिफारिश है, अरे हमको चाहिए, ये दिलवा दीजिए। हम कहेंगे भाई साहब नहीं हो सकता, धन्यवाद। हाँ, तो जयपुर डायलॉग से कोई मोहन यादव जी का थोड़ी मोहन यादव जी की भी सिफारिश नहीं चलेगी, मोहन यादव जी की तो कतई नहीं चलेगी। और दूसरी बात यह है कि जो क्राउड फंड है साहब, वो 95% तो रुक गया जाके। अरे कुछ करिए भाई, 100% कर दीजिए। अभिषेक जी भी है, अभिषेक जी भी बताएंगे साहब की इस बार क्या विशेष है जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में। वही जो शत्रु बोध चल रहा है अभी ट्विटर पे, शत्रु को आइडेंटिफाई करना है। तो ये बताएं कि बिहार इलेक्शन के जो मुद्दे हैं उनमें से सीता माता तलाकशुदा थी, ये चलेगा या नहीं चलेगा? सीता माता की भूमि है सर। सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। सीता माता की भूमि है, जानकी माता की भूमि है। अभी नीतीश सरकार ने 850 करोड़ जानकी माता के मंदिर को बनाने के लिए सैंक्शन किया है। ये देश का पहला मंदिर है जो ऑफिशियली सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कम से कम नीतीश सरकार जी को तो बिल्कुल ये पसंद नहीं आएगा इस तरह की बातें। अब किसी ने कहा सर कॉन्टेक्स्ट समझे। अरे सीधी सीधी बात में क्या कॉन्टेक्स्ट समझना है? घुमा फिरा के कोई बात करे तो समझ में भी आए कि भाई उसका कॉन्टेक्स्ट इधर उधर हो सकता है, तर्क है। ये सिर्फ डिफेंस की थोथी दलीलें हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि डिफेंस के लिए जितने बल्लेबाज आए, जितने गोलकीपर आए, वो सब खोखले निकले। पहले अरे रे 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 हमने ये इस तरह का वकील विल्सन को हमने नहीं किया। अब वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया जहां सरकार पैसा दे रही है 5.5 लाख रुपए पर अपीयरेंस। ऐसे वकील को जिसका साले का नाम नहीं सुना हमने आज तक। नहीं, ऐसे वकील को नाम तो खैर मैंने सुना है और जानते हैं, घोर हिंदू द्रोही। घोर का भाई स्टालिन का उसने बचाव किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो आदमी है जिसने कहा ये पूरे इरेडिकेट सनातन जो है वो एड्स है, इसका बचाव इसी ने तो किया था, इसी ने किया था। ये उसी गिरोह का कहते हैं कि साहब हमको रामद्रोही मत कहो। साहब रामद्रोही मत कहो, कुछ भी कह लो। अरे भाई रामद्रोही कैसे ना कहे, सनातन द्रोही, रामद्रोही, ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखोगे तो सनातन द्रोही रामद्रोही नहीं कहलाओगे क्या? प्रश्न यह है कि सीता माता तलाकशुदा थी या नहीं थी।
भाई मोहन देखिए यादव का ये कहना है सीता माता तलाकशुदा थी, बताइए आप। ये सर एक बिहारी के लिए, एक हिंदू के लिए ये बहुत ही ऑब्जेक्शनल बात है, और इस पर तो मैं सीधे-सीधे ये कहूँगा सर कि ये बात अगर किसी और मत के या मजहब के संदर्भ में कही जाती तो पूरे देश में सर-तन से जुदा नारे लग रहे होते। रामद्रोही ट्रेंड तो छोड़ दीजिए। नहीं तो हमारे हम और इतने नुपुर शर्मा को हम इतने सहिष्णु क्यों हैं? नहीं, लेट मी सहिष्णुता कंप्लीट। एक स्तर के बाद जाकर फिर अब तो कमजोरी अब बन तो जाती मुझे है। मोदी जी से ये पूछना है, क्या नुपुर शर्मा ब्राह्मण थी इसलिए हदीस के कोट्स को कह देने भर से आपने उनका ले लिया, सस्पेंड कर दिया, आपने उनका इस्तीफा ले लिया? वो अब तो भी भाई जो है वो कहा है ना कि ये जो मुसलमान की जो 38 जातियां जो ली गई हैं, तो इनको हिंदुओं ने प्रताड़ित किया होगा कभी, तभी तो ये हम वही सोच रहे हैं कि कब हम खिलजी को प्रताड़ित किए? अच्छा, गुलाम वंश वालों को प्रताड़ित किए थे क्या, स्लेव डायनेस्टी वाले को? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक, मिल्तुतमिश के समय तो कोई ऐसा आता नहीं है कि औरंगजेब किसी को जरूर किया। आपका तो मैं जानता हूँ, आप तो आरा वाले हैं ना, आप जरूर वो कुंवर वीर सिंह औरंगजेब, हाँ, दिखाते हैं लग रहा है कि औरंगजेब को। हाँ, औरंगजेब के टाइम में प्रताड़ित हुए थे, लेकिन उस वक्त तो हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, सिराजुद्दौला वगैरह का टाइम था। लग रहा है कि कर्नवालिस की टीम के साथ साला हम लोग मिल गए थे, और सिराजुद्दौला, मीर जाफर, इन लोगों को बारी बारी से हम लोग रेल दिए, मीर कासिम को भी। इसी बात का वो हो रहा है, और लग भी रहा है सर वो बंगाल प्रेसिडेंसी वालों को मिल भी रहा है आरक्षण। हाँ, ठीक है। ब्राह्मण लोग जो है मुसलमानों को प्रताड़ित किए थे, शोषित किए थे, उनको भी 5000 साल तक कुआं से पानी नहीं भी मिल रहा है पीने को, इसलिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। सर, कतई गजब का लॉजिक चल रहा है इस देश में, मुसलमानों को ओबीसी के अंदर डाल करके आरक्षण देने का। ओबीसी हिंदू कह रहा है साला ब्राह्मण हमारा शोषण किया है, क्षत्रिय किया है, वो लाला जो और मुसलमान 1% हमारा है, भाई है। हम मुसलमान हमारा आरक्षण, अपने हिस्से की रोटी दे देंगे, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे मुसलमान के लिए, क्या बात कर रहे हैं सर, हम आरक्षण दे देंगे। ओबीसी आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, कोटे में गजब गजब हिपोक्रेसी चल रही है देश में। बंगाल में तो सारा का सारा जो अच्छा, है वो ये आरक्षण ही नहीं मुसलमानों नहीं, को मिल रहा है, ओबीसी वाला। बंगाल में तो एक भी ओबीसी हिंदू को नौकरी नहीं मिल रही है, वो तो सारा आरक्षण ओबीसी मुसलमानों को मिल रहा है। मुझे तो ये लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अत्याचार जो है भगवान राम ने किया था भाई, आप समझा नहीं। भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन शंभुक का वध कैसे कर दिया? हाय 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 हाय। देख, आज एक ट्वीट किए है सर, बेचारा एक ठो कायस जाति वाला ही है जो रावण को क्लेम नहीं किया है, वो अभी भी हम्म, पढ़ने लिखने में लगा हुआ है। हम्म, बाकी सब यादव भी क्लेम कर रहे हैं, राजपूत भी क्लेम कर रहे हैं कि वो क्षत्रिय था, एक तो दलित भी क्लेम कर रहा है कि बोला रावण हमारे जाति से था। जब महिषासुर हमारे हमारे वाले हो गए तो रावण उधर कैसे हो जाएगा? मैंने बोला ये भी ठीक है भाई, सब सब इनके हो गए। लेकिन महर्षि वाल्मीकि गलत थे, बाकी सब सही है। हाँ, महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि यहाँ वाला एकदम एकदम उल्टा हो जाता है, यहाँ महर्षि वाल्मीकि गलत हो जाते हैं हम्म, ना। बिग गजब प्रॉब्लम। चरस चल रहा है सर इस देश में। नेता जानते हैं ये सब एक्चुअली किया किस लिए गया है? ये 75% का जो बैरियर ला करके महाराष्ट्र में खेल इनका ये था कि हम एक किसी छुटभइये नेता से बिहार इलेक्शन में बुलवा देंगे, देखा वहां पे 75 कर दिया है, यहाँ पे भी हम एक दिन 75 कर देंगे, और इस पे चुनाव में कुछ ओबीसी के वोट का फायदा हो जाएगा। 2014 में ये पूर्ण रूप से सत्ता में आए, 2019 में रिपीट में आए। भाई जब आपका 282 और 303 सांसद पर काम नहीं हो पा रहा है तो नया वोटर बेस खोजने के लिए निकल रहे हैं, और इस नए वोटर बेस में कोर वोटर माइनस हो जाएगा। उसके बाद पता चला कि आप 240 पर है और आपको सत्ता से बाहर होने के लिए मात्र 220 पर आना है, और कांग्रेस को 20 सीट ऊपर जाना है, इतना ही होना है। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है सर? मैं कोर रीजन बता रहा हूं, क्योंकि सवर्णों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वो वोट नहीं दे रहे, वो अलग बात है, लेकिन वैचारिक रूप से जो काउंटर कांग्रेस झेल रही है वो सवर्ण समाज के द्वारा, जिसके कारण उसकी ये दुर्गति हुई है। आज सवर्ण समाज फ्लिप कर जाएगा, मात्र 50% सवर्ण समाज, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी।
और भाजपा बाहर हो जाएगी। तो ये कौन से थिंक टैंक के लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? मतलब आप तो आप ये बताइए, एक के मोहन यादव को किस बेसिस पे बनाया गया सीएम? अमित शाह जी के फेवरेट होंगे, कुछ काम होगा कि लगा होगा कि भाई अगर इनको ओबीसी और इन सब का बड़ा नेता घोषित किया जा सके तो शायद योगी जी को रोका जा सके। नहीं, हाँ सर, शायद नहीं, यादवों के वोट मिल जाएंगे क्या? यूपी और बिहार के यादव का वोट? अरे सर, राष्ट्रवादी यादव इस बात की फिक्र करता ही नहीं है कि आरक्षण है या नहीं है, वो राष्ट्रवादी है। और लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव वाला वोटर यादव, उसको आप सोना का लंका भी दे देंगे तब भी उसी को वोट करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको राष्ट्र से मतलब नहीं है, उसके लिए अतीक अहमद ही सब कुछ है, उसके लिए मुख्तार अंसारी सब कुछ है। तो ये दो अलग अलग डेफिनेशन है। राष्ट्रवादी यादव पलट के भी नहीं देखेगा। आप ये जितनी सारी चीजें कर रहे हो उससे राष्ट्रवादी यादव और असहज ही होता है, बोला ये वाला काम के लिए तो ठीक लेकिन नहीं है। आप लोग जो है रामद्रोही मोहन यादव कह रहे हैं, ये तो मानहानि है, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा चल सकता है। नहीं, हम कहां कह रहे हैं, ये तो ट्विटर पर लोग कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सीता माता के विरुद्ध जो बातें कही है वो ऑब्जेक्शनेबल है। जो आपने कोर्ट में भगवान श्री राम जी के संदर्भ में डॉक्यूमेंट डलवाए हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है। और अगर इस देश में ब्लास्फेमी का कानून होता तो मोहन भागवत सरकार, सॉरी, मोहन यादव सरकार पे ब्लास्फेमी का कानून लग जाता सर। है ना? कहां है? वन वो हिंदू के लिए नहीं है सर। 196 ऐसे वो हिंदू के लिए नहीं होता है। BNSS जो पहले हुआ करता था, आपको क्या अरे बोलते हैं, सर, अभी 295 तमिलनाडु ए। से एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम्म। प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये आग लगा रहे हैं तमिलनाडु में। अरे तो भाई हो गया ना, पहुंच गए ना लोग हाई कोर्ट। तो उससे क्या होता है? अरे भाई आप FIR तो करवाइए पहले। FIR नहीं ले तो फिर जाइए हाई कोर्ट, वाई कोर्ट जहाँ जाना है। सर देखिए, इस तरह के चीजों में हिंदुओं के लिए कोई सुनवाई नहीं होती तो इरेडिकेट सनातन धर्म ओपनली स्टेटमेंट देना और उसके बाद अपने आप को कहना कि मैंने सही दिया था, दोबारा मीडिया के आगे कहने पर स्वतः संज्ञान लेने वाली बात करने वाली सुप्रीम कोर्ट उदयनिधि स्टालिन पे चुप्पी साध गई। बोला ना ना ना, ये मालिक टाइप के लोग हैं, इनको नहीं भेज सकते। यही बात थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती तो आई लव वाला प्रोटेस्ट देख रहा है, वहां क्या चल रहा है? वहां कोई कुछ किया भी नहीं है। सड़क पे निकल के पोस्टर लग रहे हैं, आपकी कार पे अचानक आकर के एक पोस्टर चिपका दे रहा है। अब आप पोस्टर भी नहीं फाड़ पा रहे हैं। बोला साला पोस्टर फाड़ेंगे तो ब्लास्फेमी लग जाएगा, सरतन से जुदा का नारा लग जाएगा। हेलो, गायब हो गई स्क्रीन ये। किसकी? मेरे सामने तो स्क्रीन है। आपके सामने है ना, मेरी एक स्क्रीन गायब हो गई। रुकिएगा, पॉज कर दो भैया। तो ये जो ब्लास्फेमी है, ये कानून का पालन सिर्फ एक ही स्टेट में हो रहा है, संविधान का पालन एक ही स्टेट में हो रहा है। और उस स्टेट का सीएम तो रिलैक्स होके कहता है, अच्छा जज साहब ने ये भी बोला है क्या बुलडोजर नहीं चलाना है। इवन आई ऑल्सो एंजॉय दैट जजमेंट। अगर उनको ये जजमेंट देने में मजा आया था तो मुझे ये जजमेंट सुनने में बड़ा मजा आया है। एक काम करो, थोड़ा संभल की तरफ घुमाना। और और सर कमाल की बात यह है कि संभल की तरफ घुमा ही नहीं है सर। संभल अरे में भाई, एक और अवैध तो देखिए मजाक ऐसा है, संभल इस हो बार गया। तो मैं मुसलमानों की तारीफ करूंगा। उन्होंने जी बिल्कुल उसको रोक दिया है बुलडोजर को, और स्वयं हाँ, छेनियां थोड़ी लेके लग गए। ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जज साहब विल बी सो प्राउड ऑफ कि यार। देखिए अब उन्होंने, यानी पब्लिक ने खुद वॉलंटरली, एक तरह से आप कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करके और बुलडोजर को रोक दिया है, और स्वयं छेनी हथौड़ी लेके लग गए। बरेली वाला तो और कमाल हो गया सर। बरेली वाला तो और कमाल का किस्सा है। पहले ड्रोन फुटेज आई,
उसके पहले नोटिस चली गई थी कि ये वाला मजार इनलीगल है। और योगी जी इज लाइक कि मैंने नोटिस तो भिजवा दिया था महीने भर पहले, अभी तक ये मौलवी कुछ बोल क्यों नहीं रहा उल्टा सीधा, बस वेट ही कर रहा हूं कि ये कुछ बोले कि ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की, ये सब करा देंगे, उसके बाद सीधा बुलडोजर चलाएंगे। तो कानून का पालन तो सिर्फ एक ही स्टेट में होते हुए दिख रहा है मुझे, और दूसरे स्टेट में जहां पे है वो भी गैर बीजेपी से है, हेमंता बिश्व शर्मा, वो भी मूलतः भाजपा के नहीं है, उनको भी कोई टेंशन नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार में योगी जी भी प्रचार करेंगे और मोहन यादव भी प्रचार करेंगे, तो फिर ये एक दूसरे की धारा के विपरीत दो ध्रुव जो हैं, वो इनका प्रचार जो है एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्या होगा? देखिए, जिस थिंक टैंक को लगता है कि मोहन यादव के प्रचार से अब बीजेपी को बिहार में फायदा होगा, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं। हाँ, योगी जी का फायदा होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका कारण योगी जी की कोई जाति या उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं होना, उनका खुद के द्वारा जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया है। एक बार मैं और अनुपम मिश्रा सर पुणे घूम रहे थे और हम लोग एक ऑटो में थे, वही डेक्कन समिट के समय की ही बात है। तो वो ड्राइवर एकदम एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा फैन, एकदम एक नंबर का मराठा। हमने बात शुरू की, बोला यार सच बताओ, अगर तुमको चॉइस लगे तो तुम किसको सीएम बनाओगे? तो बोला मैं तो एकनाथ शिंदे को भी सीएम नहीं चाहता, मैं तो देवेंद्र फडणवीस जी को भी सीएम नहीं चाहता, मैं तो एक ही सीएम चाहता हूं पूरे पूरे इंडिया में, वो योगी आदित्यनाथ। उन्हीं के अंदर ये कला है कि वो इनको सिखा सकते हैं सबक। मतलब आप समझिए कि समाज भरा पड़ा हुआ है। ऐसी क्या बात है कि महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में लोग कह रहे हैं हटाओ मांझी जी को, योगी जी टाइप कुछ चाहिए हमको। कुछ विशेष तो है। वो विशेष क्या है मैं बताता हूं। कल एक घटना हुई, अमेठी के आसपास की है शायद। एक राजपूत ने किसी ब्राह्मण समाज के एक आदमी को बेल्ट से मारा था। 12 घंटे के भीतर दोषी को अरेस्ट किया गया और अमेठी पुलिस के द्वारा परेड कराया गया। यह नहीं देखा कि उसकी जाति क्या है। तो जहां जाति, मत, संप्रदाय, इन सब के जगह पर संविधान को कोई खड़ा करके अपने आप को शासन चलाने लगेगा तो वो तो सबको स्वीकार्य होगा ही। और यही संविधान नहीं कहिए, संविधान मत कहिए, भीम स्मृति कहिए, भीम स्मृति। हाँ, वो भीम स्मृति कहना पड़ेगा, ये भी ठीक है। अब तो नया गोला ही ढूंढना पड़ेगा, बचा क्या कहने। संविधान सभा में सर कितने लोग थे सर? 295 थे शायद। अच्छा, और ड्राफ्ट करने वाले में? भैया देखिए, ड्राफ्ट तो सर बी.एन. राव ने तैयार किया था। अच्छा, तब तो जब ड्राफ्ट सबमिट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, उस समय तक तो डॉक्टर अंबेडकर सदस्य ही नहीं थे संविधान सभा के। ठीक ठीक, फिर ये भीम स्मृति कैसे हुआ सर? दो ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं सर, दर्शकों से भी कमेंट वो दे सकते हैं। दो ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जिसका आपने उत्तर दे दिया, दर्शक भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दे, फिर ये भीम स्मृति कैसे हुआ सर? वो तो इलेक्ट हुए 31 जुलाई शायद को। नहीं बिल्कुल आप ठीक। उसके पहले जब इलेक्ट हुए थे भाई साहब, तब वो मुस्लिम लीग की सहायता से इलेक्ट हुए थे। ये भी जनता को पता नहीं होगा, ये और बता देता हूँ। नहीं, 2 बार इलेक्ट हुए हैं वो क्या हुआ कि बंगाल और पंजाब के जो भी थे, बाद में जब विभाजन हो गया तो बंगाल और पंजाब के जितने भी सदस्य थे उनका दोबारा इलेक्शन हुआ। पहली बार वो बंगाल से इलेक्ट हो गए थे मुस्लिम लीग की सहायता से, थे इंडिपेंडेंट, लेकिन मुस्लिम लीग ने उनको सपोर्ट किया था तो इलेक्ट हुए थे। ठीक, बिल्कुल ठीक आपने बताया सर। डायरेक्ट एक्शन डे में जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि उनकी पार्टी के सदस्य थे,
और उनकी पार्टी ने डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। उसका प्रतिफल दिया था मुस्लिम लीग ने उनको इलेक्ट करवा के। भाई ऐसा थोड़ा ही है। ओके, तब सर कैसे हुआ भीम स्मृति? बस सिंपल क्वेश्चन पूछे सर, सिंपल आंसर चाहिए, इतना क्या घुमाना है? भाई राजेंद्र स्मृति तो मान सकता हूं मैं, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष वो थे। हाँ, लेकिन ये तो गड़बड़ा जाएगा फिर। अब आप बिहार इलेक्शन में तो याद यूज कर सकते हैं ना उसको। नहीं, फिर गड़बड़ा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी की जाति खोजनी पड़ेगी। जाति के हिसाब से तो सुटेबल नहीं है वो कैंडिडेट। खोजना तो जाती है ना सर। ये तो ऐसे फर्जी जो इस वक्त बीजेपी कर रही है, वो राष्ट्र को कहां जोड़ रही है? वो खोज तो जाती ही रही है सब में। तो फिर योगी जी कैसे टिके हुए हैं ये बताइए ना हमको। यही वो कारण बता रहे हैं कि वो भीम स्मृति मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो संविधान है और वो संविधान का पालन करा रहे हैं। मतलब ये कहना कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। नहीं, अब तो एक कदम आगे की बात होगी। नहीं, अब तो भीम स्मृति की बात हो गई है ना। भीम स्मृति अब वो कहां रह गया है? अब तो एक कदम आगे की बात होगी। तो ये जो पूरा ड्रामा है, ये जो पूरा स्केलअप है, अपने आप को आप कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, ये बताता है कि ये वो बीजेपी एक के पुरानी कहावत है, बिहार में भी बहुत प्रचलित है, सुना होगा आपने। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे पूरी पावे। न पूरी पावे। हाँ, ये सर्वकालिक सार्वभौम सत्य है, सर्वकालिक सार्वभौम सत्य है। और ये वीपी सिंह से लेके आपके बहुत सबकी दुर्गति हुई है। अर्जुन सिंह याद है सर, एम्स में लेकर के आए थे 2004-5 में, पूरा प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गया। अगले इलेक्शन में सतना से अर्जुन सिंह हार गया, राजनीति भी खत्म हो गई, कोई जीता ही नहीं है सर। इस पूरे मुद्दे पर कोई चुनाव जीता ही नहीं है आगे बढ़ के, लेकिन फिर भी कीड़ा काटे हुए हैं। हो सकता है कि कोई बैरी हो मोहन यादव जी का अंदर से मध्य प्रदेश में, जो चाहता हो कि इनकी राजनीति एक ही चीज खत्म करा सकती है, इनको उस पथ पे भेज दो जहां पे फिर भगवान शिव जी की भी कृपा मिलनी बंद हो जाए। क्योंकि जो जिस प्रकार के कृत्य है, उसके बाद तो प्रभु श्री राम जी के प्रिय रहे नहीं है, और जो राम जी का प्रिय नहीं रहेगा वो शिव जी का प्रिय कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक महुबास। फिर तो ये जो स्थिति है, अब हो सकता है अपने अंदर भी कोई दुश्मन पाले बैठा हो। इस वक्त मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार फंसी हुई है। ये बात कहना पूर्णतः सही नहीं है सर। मुझे लगता है कि इनको सेंटर के द्वारा ही निर्देशित किया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमित शाह जी को ये सारी घटनाएं चल रही है और नहीं भेजा होगा। आप मुझे किसी चीज के लिए, संजय सर मान लीजिए जयपुर डायलॉग्स में मान लीजिए 3 शो के लिए अपॉइंट करेंगे, तो शो करने के पहले मैं किस प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, सेटअप हर बार दिखाता हूं ना। तो ये अपॉइंटेड मुख्यमंत्री हैं, इनके नाम पे तो चुनाव ही नहीं जीती है मध्य प्रदेश में बीजेपी। चुनाव तो शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर जीती है। ये तो अगला चुनाव अपॉइंटेड इनके नाम पे लड़के देख ले और जीत के बता दे। अगला चुनाव सर हारेंगे, आप होने तो दीजिए, ये पूरा खेल होने तो दीजिए। और कमाल की बात है कि जो हवा चलती है मध्य प्रदेश की, वो राजस्थान तक बिल्कुल वही पहुंचती है। 100% तो जाती है। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान ने भी कोई माई का लाल बोल के सुना, याद है ना? कहे झारखंड में रघुवर दास उदाहरण है सर। अभी तक भाजपा रिवाइव नहीं हो शिवराज पाई सिंह झारखंड। चौहान हारे ही इसी कारण से थे, रघुवर दास भी इसी और कारण उसके बाद आनंद फानन में फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया गया, ध्यान है आपको? बिल्कुल। पहले बिल्कुल, SC/ST एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया कि बस आप और किसी को सांस भी नहीं लेने देंगे।
पहले ये हर बार 22 अपराध थे, अब 47 कर दिए हैं हमने। और बिल्कुल कहीं नाम लिया नहीं कि बस एफआईआर कराई नहीं कि अगला आदमी अरेस्ट और इनको पैसे। अच्छा, कमाल की बात है कि मतलब मैं ये समझता हूं कि हर बार इस चीज से लगता है इनको कि नहीं नहीं, इससे तो ब्राह्मणों को सजा मिलनी है, राजपूतों को सजा मिलनी है, जबकि एससी एसटी एक्ट केस में सबसे ज्यादा प्रताड़ित ओबीसी समाज के लोग हैं, लेकिन उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मुझे समझ में नहीं आता कि मुसलमानों के भी अगेंस्ट है, लेकिन ये सारी चीजें न केवल सफलतापूर्वक करा ले जाती है कांग्रेस बीजेपी के कंधे पर रख के, जबकि वहां पर ये आराम से कह सकते थे भाई कोर्ट का मामला, इसमें सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, पालन हो रहा है, जाइए, आपको जो लड़ना है, रिव्यू करना है, जो करना है सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम क्या करें इसमें। बच के सीधी गली से निकलने का मौका भी था, लेकिन नहीं। तो खैर, आपके मार्गदर्शक मंडल में भी तो मंडल जैसे लोग हैं ना। हाँ, दिलीप मंडल तो बहुत बड़े ओबीसी हैं। वो तो बनिया कैटेगरी से आते हैं। अरे उनका कुल गोत्र क्या है, जरा बताइएगा। अब हमको तो ये लग रहा है कि अब तक उन्होंने 10-20 प्रकार के रावण बना के बेच भी लिए होंगे। ये दलित वाला रावण है, ये ओबीसी वाला रावण है, ये मारवाड़ी रावण है, ये कायस्थ रावण है, ये राजपूत रावण है, सब सब फ्लिपकार्ट पे डालो, सब बेचो साला। गजब बनियागिरी चल रहा है देश में। हर चीज के लिए इसमें मतलब जीव की स्थिति हो गई है ब्राह्मणों की। मैं बिल्कुल आज तक मैंने, कल आप देखिए आईटी सेल वाले ने एक काउंटर में मुझसे ट्विटर पे पूछ लिया, अभिषेक तिवारी कभी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में बात नहीं करेगा क्योंकि ब्राह्मण ऐसे भाई, ऐसे अगर आईटी से लिए है तो भाई फिर आई वॉज लाइक दैट। भाई तू अभिषेक तिवारी शो को देखता भी है, यूट्यूब चैनल को? 2 मई 2021 के बाद मतलब ऐसा कोई महीना नहीं है जब मैंने बंगाल पर स्पेसिफिक ममता बनर्जी के अगेंस्ट में, मतलब मुझ पर जातिवाद का इल्जाम लगाने के लिए, मतलब डिफेंस के लिए तर्क ऐसे ढूंढो जो काम करे। मैंने आज तक भाई एथेनॉल वाले मुद्दे पे गडकरी जी के अगेंस्ट खड़े हुए। आप ये देखिए सर, एथेनॉल वाले मुद्दे पे इनफैक्ट एक मुद्दा ऐसा भी रहा। एथेनॉल वाला मुद्दा आपने उठाया, क्यों गडकरी जी के खिलाफ खड़े हुए? गडकरी जी तो जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, उनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उनका मैनिफेस्टो है, ऑफिशियल पॉलिसी 2018 में जारी हुई, रीइटरेट हुई 2021 में, जिसमें उन्होंने जो है वो टारगेट्स को एडवांस करके 2025 किया। तो गडकरी जी तो उसका पालन ही तो कर रहे हैं। उनका नहीं, क्या दोष है? बिल्कुल पालन कर रहे हैं, लेकिन जयपुर कैबिनेट से डायलॉग, अप्रूव्ड पॉलिसी है भैया, कैबिनेट की बात नहीं नहीं मानेंगे? बिल्कुल 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 अप्रूव्ड पॉलिसी है, लेकिन इसमें जो लूप होल्स है, जो मैंने अपने रिसर्च की, मेरे पास भी हुंडई की ही कार है, आज जो इंजन में प्रॉब्लम आ रहा वैसे है तो बाय द सब। वे, गडकरी जी की मैंने डिफेंस की तो गडकरी जी की तरफ से मुझे नोटिस आया। हाँ, अच्छा हुआ, और कीजिए, और कीजिए डिफेंस, लायक है जी लोग भारतीय भारतीय जनता पार्टी भगवान मालिक है, इनके जो हैं। आईटी सेल, लीगल सेल, ये वो इनका मैं दर्शकों को के ऊपर एक बम फोड़ता हूं। आजकल इंश्योरेंस कंपनियां लिख रही हैं कि अगर आपके कार का इंजन E20 सपोर्ट नहीं करता है और आप E20 पेट्रोल ले रहे हैं, तो कई चीजों पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, यहां तक कि डेंटिंग पेंटिंग का ही। मैंने भी कई जगह क्वेश्चन पूछा, अबे सालू डेंटिंग पेंटिंग से पेट्रोल क्या का फर्क पड़ता उससे क्या फर्क पड़ता है, मान लो एक्सीडेंट हुआ, बोला नहीं मिलेगा। है? आप खेल देखो सर कितना लंबा चल रहा है। बहुत देखिए, ग्राहकों को अंधेरे में रख के ये सारी चीजें हो रही है। E20 लाओ, E30 लाओ, आई रियली डोंट केयर। ब्राजील में भी चला है, पूरी दुनिया में चला है वो, आई रियली डोंट केयर। लेकिन वहां पर जो उपभोक्ता है, मान लीजिए BS4 की मैं गाड़ी यूज कर रहा हूं, तो पता होना चाहिए उसको कि भाई मैं E10 से ऊपर नहीं डलवा सकता। पेट्रोल पंप के पास वो ऑप्शन मिलना चाहिए, आपको E10 लेना है, E20 लेना है। एथेनॉल सस्ता भी नहीं है, उससे आपका पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो रहा है, तो मिलाया क्यों जा रहा है? ताकि पेट्रोलियम का कंजम्पशन कम हो।
ठीक है, वो तर्क भी हम मान लेते हैं, लेकिन आप ग्राहकों को ऑप्शन तो देंगे। तो जहां पर तर्क सही होते हैं, आलोचना की जगह बनती है, हम करते हैं। आप ये बताइए, देखिए सच्चाई तो यह है कि भाजपा की आलोचना करने के लिए मेरे पास 50 पॉइंट, लेकिन बचाने के लिए जितनी मुश्किल से हम लोग बचा रहे हैं, कवर फायरिंग दे रहे हैं, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है स्टील का, उसी के ऊपर जाकर के चढ़ के हम लोग लगातार कवर फायर दे रहे हैं। वरना इतने मुद्दे हैं, वो तो कांग्रेस जैसी पार्टी है, वो तो कांग्रेस और राहुल गांधी है कि ये बीजेपी जीवित है, वरना इतने मुद्दे हैं कि इनको घेरा जा सके। पर बात वही है ऑल ओवर कि भाई राष्ट्र को भी देखना है, देश को भी देखना है, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं। अब बिहार में परसों भी जाकर के बोला है मोदी जी कि नहीं नहीं डेमोग्राफी चेंज पर कार्य करेंगे, तो बल मिलता है कि नहीं ठीक है, तमाम मुद्दों के बावजूद अगर पीएम डेस्परेट होकर के पिछले 1 महीने में 5 बार बोल रहे हैं डेमोग्राफी चेंज पर ये काम करेंगे, और दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई प्रधानमंत्री आगे से काम कर रहे हैं उसमें। डेमोग्राफी चेंज पे अगर काम करना है तो उसके ये तौर तरीके थोड़ी है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, या जो बिहार नहीं, में सम्राट चौधरी जी आपके कह रहे हैं डंके की चोट पे, वो भी डंके की चोट पे बोल रहे हैं। और आप मैं डंके वही की चोट पे, अच्छा प्रशांत भूषण भी डंके की, प्रशांत किशोर भी डंके की चोट पे बोल रहे हैं, वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि नहीं होने दूंगा। तो फिर बताइए क्या होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए बिहार में 15% सवर्ण है, उसमें से 7% भी प्रशांत किशोर की तरफ चला जाएगा, आप हार जाएंगे चुनाव। तो कम से कम एक का तो डंका का चोट हो जाएगा, क्योंकि जब आप चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो करेंगे कैसे। और मैंने तो बोला कि बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत ही यही है कि उनका सवर्ण समाज का वोट खिसक रहा है बिहार इलेक्शन में, जिसकी प्रशांत किशोर, जिसका एक बहुत बड़ा कारण रहा, जनसुराज एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो यहां वो डेस्परेट हुए, अरे तो भाई ओबीसी जितना है उतना ही वोट पाओगे ना, यादव माइनस ओबीसी, उसमें एडेड मुस्लिम को डाल के थोड़ी ना वो तुमको वोट कर देगा, वो तो बड़ी किताब के अनुसार ही वोट कर रहा है। जबरदस्ती आप नया वोट बैंक खोजने के जगह पे जो नाराज हैं, जो आपका कोर वोटर रहा है, जिसने बिहार में आपको तब उठा के रखा, बचा के रखा जब आपको कोई टच नहीं कर रहा था, छू नहीं रहा था, जब आप अछूत थे। बीजेपी तो अछूतों की पार्टी थी ना सर, ये तो अटल आडवाणी जी के 1998, 99, 96 से स्पेशली इनको छूना शुरू किया, वरना बीजेपी तो अछूतों की पार्टी थी, उसको कोई नहीं छूता था। बोला नहीं 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 नहीं, ये भाजपा नहीं। तब इनको संभाला, इनको पाला पोसा बड़ा किया। ये कौन से ओबीसी के हुए? विनय कटियार जी का नाम याद आ गया मुझे इसी बात पर। बीएसपी जब अपने उरूज पे थी और सबसे खतरनाक राजनीति कर रही थी, तब विनय कटियार थे जो यूपी में उनके सामने खड़े हुए, ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के। और तब जाकर के नारा बदला बीएसपी ने उनके विरोध के कारण, हाथी नहीं गणेश महेश सुरेश। और वहां से बाबा साहब अंबेडकर के बुतों की जगह जो है हर जगह हाथी के लगने लगे। और वो है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये विनय कटियार जी का उसमें योगदान था, और किसी का तो नहीं था। विनय कटियार जी 75 साल के भी नहीं हुए, तो आज कहां है विनय कटियार जी, और क्यों नहीं है? मैं ब्राह्मण हो के ये बात पूछ रहा हूं, वो तो ओबीसी से है। विनय कटियार जी जैसा राष्ट्रवादी योद्धा कहां है आज, और क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो मतलब आपके स्ट्रगल के दिनों में जब आप कुछ नहीं थे, तब आपको कंधे पे बिठा के उठा के सत्ता के केंद्र बिंदु तक ले जाने वाले लोग आज बाहर हैं। और आ कौन रहे हैं सत्ता के केंद्र में? दिलीप मंडल आ रहे हैं, भीम स्मृति बोलने वाले लोग आ रहे हैं। तो भाजपा बची कहां? भाजपा का तो कांग्रेसीकरण पूरी तरह से आप कर रहे हैं। ठीक है, ये कीजिए। संत ज्ञानेश्वर कौन है जो अमित शाह जी के बगल में बैठे हुए थे? अरे सर,
अल्टीमेट आदमी है ये भाजपा आईटी सेल ने करामात गजब किया है। मैंने ट्वीट किया है। वो ये देखा मैंने, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे बिहार में लाइव सिटीज नाम का चैनल चलाते हैं और इनफैक्ट उससे बड़े पुराने बिहार के रिपोर्टर रहे, पत्रकार रहे, अलग अलग मीडिया एजेंसी में इन्होंने काफी काम किया है, पुराने चावल है। इनको पिक किया और बोला नहीं बिहार की राजनीति तो ज्ञानेश्वर जी बदलेंगे। लेके आए, अमित शाह जी के बगल में बैठे। 3-4 दिन पहले एकदम मस्त सा थंबनेल बनाया, शिल्पी गौतम बड़ी मिस्ट्री, पैंटी पर दूसरा वीर किसका था, क्राइम स्टोरी। अच्छा, बंदा जस्टिफाई भी कर ले रहा है, बोला सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में ये तो लिखा था, तो बताया था कि किसका है, वो जो दिवंगत हो चुकी है, वो जो मर चुकी है। आप उसके लिए व्यूज पाने के लिए उस स्तर तक चले गए। और भाजपा आईटी सेल को तो इस चीज से मतलब है कि कौन बड़ा चेहरा है, चाहे वो एक ऐसे करके पॉडकास्ट करने वाला था ना सर, बियर पीता था, क्या नाम था, बियर बाइसेप कुछ करके ऐसा, उसको भी सारे भाजपा के बड़े नेता वहां जाकर के, जबकि उसका पूरा बेस भी पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जाकर के वहां पॉडकास्ट दे रहे और वो न राजनीति की समझ, न आपका वैचारिक समर्थक। जब आपका वैचारिक समर्थक नहीं है ना, जो वो आपके विचारों को जो नहीं जानता, वो आपको कभी ढंग से प्रमोट भी नहीं कर सकता। वो जब आपसे फायदा करेगा ले लेगा, आपसे फायदा ले लेगा और आपका एजेंडा नुकसान अपना ही ही करेगा। चलाएगा, हाँ, एजेंडा अपना नुकसान ही ही चलाएगा। करेगा। और दिलीप मंडल को देख लो ना, क्या कर रहा है वो अंदर बैठा हुआ। उसने तो अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया ना कि भाई हम तो वहीं पर खड़े हैं, भाजपा बदली है, हाँ, हम तो वहीं पे खड़े हैं। हम वहीं खड़े हैं, भाजपा हमारे हिसाब से चल रही है, भाजपा ने हमको बना दिया है नया अंबेडकर। बढ़िया, फिर ओबीसी मुसलमानों को तो अब आरक्षण जरा थोड़ा दीजिए। सा बात कर ली जाए कि बिहार इलेक्शन के पहले ये सब चीजें जो है, इनसे बिहार इलेक्शन में भाजपा को नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? ये अननेसेसरी किस लिए किया गया इस समय? आपको ध्यान है एक बार बिहार इलेक्शन के समय पे इसी प्रकार की कंट्रोवर्सी जो थी रिवर्स डायरेक्शन में 2015 में, वो चलिए, कर दी थी, वो तो भागवत जी परम पूजनीय सरसंघ चालक जी द्वारा की गई थी। वो भी हालांकि रिजर्वेशन में था। हाँ, वही कह रहा हूँ, रिजर्वेशन था। तो हालांकि मेरा मानना ये है कि वो 2 राउंड के बाद हुआ था, उनका आया था वक्त अभी, और वो जो 2 नहीं राउंड नहीं पहले नहीं हो गए थे उसके नहीं नहीं, हाँ, पहले राउंड के पूरे पे दूसरा राउंड 3 दिन बाद था सर, दूसरा राउंड कंप्लीट नहीं हुआ था सर। हाँ, तो जो पहला राउंड जो हो गया था, भाजपा तो तो उसमें पूरी शाहबाद तरह से साफ हो साफ गया, थी, पूरी तरह से साफ थी। बल्कि बाद पूरी में जो तरह। राउंड हुए हैं आपके गंगा के उत्तर में, उसमें तो ठीक किया फिर बाद में भाजपा ने। तो इसलिए इस उसका तरह की प्रभाव कितना था मुझे पता नहीं, क्योंकि वो जो वह समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और ये सब का आपके वो तो आपका उजियारपुर गढ़ वाला था जो ना सर। इलाका था, उसमें तो खत्म हो गई थी, वहां पे जीरो बिल्कुल। मेरे ख्याल से कोई 50-55 सीटों पे चुनाव हुए थे, उसमें से कोई 2-4 आई थी मुश्किल से। नहीं नहीं सर, समझिए, तिरहुत प्रमंडल तो बीजेपी का गढ़ शुरू से रहा है। दूसरे चरण में मगध और पटना मगध और शाहाबाद की कुछ सीटें थी सर बची हुई, वो सीटें आप हार गए थे पूरी तरह से। आप शून्य पर थे, लिटरली आप गायब हो गए थे। आप जो जीते तिरहुत प्रमंडल में ही जीते, वो तो आपका बेस लाइन था। तो अब रही तिरहुत बात कि प्रमंडल जितना में भी कहाँ जीते थे? तिरहुत प्रमंडल में तो हारे थे पूरी तरह से, और वो तो इनके स्टेटमेंट के पहले की बात है। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, तिरहुत प्रमंडल नहीं, दरभंगा वगैरह सब बचा था इनका। दरभंगा बचा, मोतिहारी बचा, शिवहर रीजन बचा ये था। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, या आपके उजियारपुर, हाजीपुर, ये जो पूरा इलाका था, वैशाली इसमें साफ हो गए थे। नहीं नहीं सर, मुजफ्फरपुर रीजन में भी जीते थे, क्या बात कर रहे हैं, शहर भी जीता था, काटी के पास भी जीता था, जीते थे। 3-4 सीटें तो भाई, 3-4 सीटें तो हाँ आएंगी बस, ना। हाँ तो बस तो तो 50-55 में बेस लाइन ही 3-4 वही है। सीटें कोई सीटें होती हैं क्या? अब सर आपका बेस लाइन ही वही था, तो वही जीतेंगे ना।
आप ये भी तो देखिए, वो 2015 का चुनाव लालू प्लस नीतीश कुमार का गठबंधन था सर। उस गठबंधन में कुशवाहा भी उसी साइड, कोयरी भी उस साइड, कोयरी कुशवाहा तो सेम ही हो गया, मतलब लौकुश पूरा समीकरण, धानुक भी उसी साइड, फिर आप आ जाइए यादव भी उसी साइड, मुस्लिम भी उसी साइड, लेफ्ट का जो कोर है, जो बीएसपी का वोटर यूपी में माना जाता है, वो भी उसी साइड कंप्लीट हो गया। तो बचे आप कहां पे, कैसे जीतिएगा? तो ये सिचुएशन थी। अभी जो सिचुएशन है ये जबरदस्ती की बनाई जा रही है। शाहाबाद आपके लिए इस बार बहुत क्रूशियल है। अगर शाहाबाद में इस बार गेन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2 बार से 2015 भी नहीं जीते, 2020 भी नहीं जीते, तो इस बार गेन करने लायक कई सीटें हैं। आप चैनपुर जीतेंगे, करहगढ़ जीतेंगे, चेनारी जीतने के पोजीशन में है, भभुआ जीतने के पोजीशन पे है, आप डिहरी जीतने के पोजीशन पे है, सासाराम जीतने के पोजीशन पे है, इनफैक्ट आप नोखा में अच्छे पोजीशन पर है। तो ये जो शाहाबाद के वो, अच्छा उधर बक्सर वाले रीजन में चले जाए तो शाहपुर थोड़ा मुश्किल में है। उसका कारण यह है कि बीजेपी को सिर्फ एक चीज वहां पे सेटल डाउन करना है, वो है विशेश्वर ओझा की फैमिली, उनका बेटा और उनकी भावा। अगर इनमें से एक को बिठा करके एक को खड़ा करेंगे, ये भी जीत जाएंगे आप। फिर उसके बाद बचता है अगियाओं सीट। किसी भी पासवान को पकड़ के दे दीजिए, अगियाओं सीट भी फंस जाएगा, एनडीए के फेवर में आ सकता है। दिनारा सीट आपके लिए फेवर में ही है। तो रामपुर सीट राजपूत को दे दीजिए, वहां से उठा के जीतेगा। तो फेवरेबल कंडीशन है इस बार, और ये प्रशांत किशोर के होने के बावजूद। लेकिन ये सब कुछ फेवरेबल था कब? जब तक ये मध्य प्रदेश वाली घटना नहीं हुई थी तब तक। अब यहां से प्रशांत किशोर अगर सम्राट चौधरी की उस बात को उठा के खेल गया अच्छे से, जो कि आई डोंट फाइंड के नो रीजन के वो नहीं खेलेगा, वो खेलेगा, तो फिर मुसीबत में आप पड़ेंगे। तो ये सब क्यों करना है जब आप अच्छे से पिच बना रहे? मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी पिच तैयार की है। ऋतुराज सिन्हा जी पवन सिंह को लेकर के आए, फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ गले मिले, ये नया समीकरण बैठ गया कि चलो राजपूत भी आ गया, कुशवाहा भी आ गया। तो आप ये समझ लीजिए सर कि डेरी पूरा वो काराकाट बेल्ट कितना फेवर में आपका आ गया। अच्छा, औरंगाबाद में पहले से ही, चाहे वो गो विधानसभा हो, औरंगाबाद विधानसभा हो, चुभन है कि भाई चित्तौड़गढ़ तोड़ दिया हमारा, चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। वो चुभन भी कम करने के लिए एक पश्चाताप का भाव है। तो एनडीए के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल माहौल था। अभी भी मैं मानता हूं कि है। अगर इस आग को हवा न दी जाए और इस आग को आराम से बुझा दिया जाए, बुद्धिमानी इसी में है कि इस आग को आप बुझाएं। इस आग को जितना भड़काएंगे तो सांप के फन से पिछवाड़ा खुजाइएगा तो सेप्टिक हो जाइएगा। ये शुद्ध बिहारी उपमा लगती है मुझे। हाँ, सेप्टिक होना। प्रशांत किशोर का हाल बताइए। चलिए, कोई बहुत अच्छे पोजीशन पर नहीं है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के जो शुरुआती दौर के जितने लोग जुड़े हुए थे वो सब बाहर आ गए। प्रशांत किशोर शुरू में तो टोपी पहन के मुसलमानों के बीच में जा रहे थे, लेकिन अब उनकी सपोर्ट कोलैप्स हो गई है, सुना। तो अब क्या करेंगे वो? प्रशांत किशोर के सपोर्ट के कोलैप्स होने का कारण ही टोपी था। बहुत ज्यादा टोपी पहनने लगे थे, बहुत ज्यादा इबादत करने लगे थे। एक कहानी है कि एक झौलवी की जो है लड्डन कबाड़ी की बेगम के ऊपर दिल आ गया था, तो इबादत करना चाहता था, और बेगम को लल्ला नहीं हो रहा था, तो उनको भी इबादत करना था। तो लड्डन कबाड़ी को झौलवी ने बुलाया, बोला कि इबादत करो खुदा की, तभी होगा। और इबादत कैसे कबूल होगी, मेरे पास भेजो। तो दोनों की इबादत कबूल हो गई फाइनली, और लल्ला हुआ झौलवी की कुर्बानियों के कारण। तो ये जो इबादत कबूल करने वाली प्रथा है ना, जो सेकुलर दलों में लगी हुई थी, और अचानक से बीजेपी भी इबादत करने लगी है कि हम भी इबादत करके देखें, थोड़ा ओबीसी में डाल देते हैं मुसलमानों को। गुजरात में पहले से थे, वो वाला भी स्टेटमेंट मोदी जी का वायरल हो रहा है। और फिर उनका तेलंगाना वाला वायरल हो रहा है, कर्नाटका वाला, कि मोदी के रहते ओबीसी हिंदुओं का अधिकार मुसलमानों को नहीं मिलेगा। तो कौन से मोदी को हम माने?
हम यही तो पूछ रहे हैं कि कौन से मोदी जी को माने? जिस मोदी जी को प्यार करते थे वो मोदी जी बीच में एकदम से घूम जाते हैं। तो ये जो प्रशांत किशोर की थ्योरी है ना, वो पूरी थ्योरी वो इबादत कबूल होने पर है। ये बहुत ज्यादा वहां चले गए थे। तो जो इनका कोर वोटर था, देखिए सवर्णों के साथ एक समस्या है सर। सवर्ण प्रो इस्लामिक लोगों को अभी वोट नहीं करेगा बिहार में भी, क्योंकि वो दो तरह के परेशानियों से घिरा हुआ है। एक उसकी परेशानी की ठीक है, उसका जीवन, रोजमर्रे का खाना पीना, उसके बच्चों का भविष्य, आरक्षण, एक तरफ का ये मुद्दा है। दूसरी तरफ उसका धर्म है, उसकी आइडेंटिटी है, उसका पहचान है। वो बहुत तेजी से इस बात को असेस कर रहा है कि आने वाले 10-12 वर्ष बड़े क्रूशियल हैं। तो दोनों में से पहला को सुलटा देते हैं पहले। अगर हम ये जो कॉन्कर करने वाली प्रजाति है, जिसका 2047 का गजवाई हिंद का पूरा मिशन है, इसको निपटा देंगे तो बाकी को तो हम लोग देख लेंगे। बाकी को तो हम लोग बथाने बातें जब मन होगा देख लेंगे। तो इस ये चक्कर जो में वो विधायक हाँ कुंडा प्रतापगढ़ कह रहे हैं हम्म कि सांसदों, विधायकों और अफसरों की औलादों को आरक्षण से बाहर किया जाए। हाँ बिल्कुल सही बात। हम इसका सपोर्ट करते हैं। इसका सपोर्ट करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे लागू होगा आग लग जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही यही बना रहे हैं। आप समझिए सर, सिस्टम पे बैठ के यही बना रहे हैं, बोले कि साला जब हम ही को नहीं मिलेगा तो बाकी को मिलके क्या होगा? उपाय निकालिए कुछ। जब हम ही को नहीं मिलेगा। कल कोई पूछ रहा था कि साहब की जो क्या ओबीसी वर्ग का कोई है जो कुछ कहना चाहता है इसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं ना, क्रीमी लेयर हटा दो ओबीसी से। सही बात है। अच्छा, एक बात ये बहुत हंसी आ रही, थोड़ा चलते चलते दो शब्द, दो की जगह चार भी यूज कर सकते हैं आप चाहें। बीजेपी आईटी सेल के बारे में आप मेरे ही मुंह गंदे इन्होंने तो करवा ये भी कह दिया कि सवर्णों तुम्हारी क्या औकात है, तुम या तो बीजेपी को वोट दो नहीं तो खत्म हो जाओ। नहीं कह एक दिया। एक वीडियो एक बंदे का वीडियो मैंने देखा। दो करप्ट पार्टी है, एक करप्ट। अब आप लॉजिक सुनिएगा। उस आदमी ने बोला दो करप्ट है, कांग्रेस भी करप्ट है, बीजेपी करप्ट है। अब कांग्रेस करप्ट एंटी नेशनल है और बीजेपी नेशनल है, तो आप किसके साथ जाएंगे? जब साला दोनों करप्ट ही हो गया तो दोनों एंटी नेशनल हो गए ना बे। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। जब करप्ट है तो नेशनलिस्ट कैसे हो सकता है कोई? या तो कोई एक करप्ट नहीं होगा। जो संघ की मूल विचारधारा, मैं मानता हूं कि टॉप मोस्ट लीडरशिप करप्ट नहीं है और वो हो भी नहीं सकती। तो जब करप्ट नहीं है तो करप्शन वाले कार्य क्यों करने हैं, या ऐसे लोगों को मौका क्यों? भाई करप्शन खाली फाइनेंशियल करप्शन थोड़ी होता है, इंटेलेक्चुअल करप्शन तो उससे भी ज्यादा घातक होता है। हाँ, इंटेलेक्चुअल करप्शन, एग्जैक्ट। तो अब आप इंटेलेक्चुअल करप्शन का देखिए भाई। 2008 में ऑर्कुट में जो सबसे बड़ी कम्युनिटी थी, जिसके 56,000 मेंबर थे, भारत से भारत तक, उसका एडमिन अभिषेक तिवारी। फेसबुक की दुनिया में 1.3 मिलियन ठलुआ क्लब 2010 से चला रहे हैं हम लोग। कांग्रेस के ही 4 साल चलाए और कांग्रेस को रगड़ रगड़ के धोया हमने इस पूरे मुद्दे पे। और एक आकर के आईटी सेल का ज्ञानी जो 2018-19 में आया, बोला कि भाजपा नहीं रहेगी ना तो बोल नहीं पाओगे। अरे भाई, भाजपा के रहते भी कहां बोल पा रहे हैं? बोलने ही तो नहीं दे रहे हो। नहीं, तुम कहां बोलने दे रहे हो? यही तो तकलीफ है, भाजपा के रहते भी कहां बोल पा रहे हैं। गौ हत्या हुई, उस पर जिस प्रकार की बातें हुई, उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी हुई। गौरक्षकों को गुंडा तक कहा गया। मोनू मनेसर राष्ट्रवादी याद है किसी को? हरियाणा में सरकार बन चुकी है बाय द वे बीजेपी की। और हिंदुओं को बचाने वाला कौन था उस पूरे वो जो मेवात विवाद हुआ?
कौन था नूह और मेवात विवाद में बचाने वाला? मोनू मनेसर। रवीश कुमार ने एक एपिसोड किया और मोनू मनेसर अंदर। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, और राष्ट्रवादी मोनू मनेसर जेल के अंदर। तो मुझे समझाए ना भाजपा आईटी सेल की कहां बेचारा मोनू मनेसर का आवाज निकल पा रहा है। केंद्र में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, अब क्या ब्रह्मांड में सरकार बनवा दें? बताइए संजय सर, कहां बनवाएं और सरकार? श्रीलंका में बनवाएं, पाकिस्तान में? मैं तो किस करंट एपिसोड में बीजेपी आईटी सेल मैं का मैं वही तो बोला हूं, आपसे पूछा है। करंट एपिसोड से ही इसको कनेक्ट कर रहा हूं। ये मत डराइए हमको। आपके समय में भी जेल ही में है और उसके समय में भी जेल में ही होंगे। कम से कम ये पता होगा कि मेरे ऊपर सरकार का हाथ नहीं है। जो करना है खुल के करेंगे, अपने रिस्क पे ही कर रहे हैं। इस वक्त भी अपने ही रिस्क पे कर रहे हैं। देखिए, आईटी सेल पूरी तरह से एक्सपोज हो गई इस पूरे मुद्दे पे। ये 3 चीज लेकर के आए। नहीं, वकील को तो सरकार ने हायर नहीं करा। क्या बात कर रहे हो यार? हम डॉक्यूमेंट लेकर के आ गए। जयपुर डायलॉग्स का वो ट्वीट पॉसिबल हो तो बैकग्राउंड को दिखाइएगा, जिसमें कह रहे ना सरकार ने एफिडेविट नहीं डाला। ना, ये मिसकंसेप्शन है। ये इंटेंशनली वायरल किया जा रहा है। साबित हो गया कि नहीं, सरकार ने अपलोड किया। तब तीसरा लेकर के आए। ये लोग 2014 के बाद बने हुए भाजपा के समर्थक हैं। अभी ये बार्गेन करने का प्रयास कर रहे हैं पैसे को लेकर के, और नुकसान होगा इससे बिहार चुनाव में। अभी कायदे से चुप रहना चाहिए। तो 2000 इसमें चुप रहेंगे, दिसंबर आ जाएगा, मार्च में बंगाल इलेक्शन शुरू हो जाएगा, 2 महीने का टाइम है। जैसे ही जनवरी में भी बोला अरे यार 2 महीने में बंगाल चुनाव है यार। बंगाल चुनाव खत्म होगा, 2 मई तक रिजल्ट आएगा, अगले मार्च में यूपी इलेक्शन होना है। यूपी इलेक्शन वैसे ही 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। जैसे कुछ बोलने को, अरे यार चुप करो यार, यूपी इलेक्शन है यार, तो साहब बोलबे ना करें। गजब। कोई बढ़िया तर्क लेके आओ। हर तर्क तुम्हारे विफल हो रहे हैं। और जितनी क्रेडिबिलिटी इन लोगों ने बनाई थी ना सर, यह साबित हो गया कि पैसे लेकर के कौन प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, और बिना पैसे के अपने समाज के हित के साथ कौन खड़ा हो गया, ये जरूर साबित हो गया। आखिरी प्रश्न अभी भी मेरा वही का वही है सर। मैं चाहूंगा कि दर्शक भी कमेंट में, विद्वान लोग इस कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। मैं आऊंगा जयपुर डायलॉग्स पे और मैं खुद उस कमेंट को रिप्लाई करूंगा। मेरे कौन से ब्राह्मण पूर्वज ने मुसलमानों का चोचन किया है, मैं जानना चाहता हूं। मैं एक्चुअली उनको पूछना चाहता हूं, उस ब्राह्मण को जिसने साला औरंगजेब, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, अकबर, बिरबल तो ये अपने साइड के आ जाएंगे, अकबर हो गए, शाहजहां हो गए, औरंगजेब, किसी का तो शोषण किया होगा ना, तो आरक्षण मिल रहा है। बहादुर शाह जफर तक का शोषण नहीं किया हमने। नहीं, शोषण तो हुआ है सर, क्योंकि सरकार कह रही है। ओबीसी में इनको ला करके आरक्षण देने का मतलब क्या है? शोषण हुआ है। बहुत शोषण हुआ साहब, 5000 साल पानी नहीं पीने दिया। वही जानना है सर कि कौन से टाइम फ्रेम में ये सारे कठैत जातियां ये बोल रही हैं। हाँ फर्जी ओबीसी। कि भाई शोषण हुआ है मुसलमानों का, इनको आरक्षण देना पड़ेगा। 2 आरक्षण ओबीसी में डाल के, बाकी अब बचा क्या? तुम भी ओबीसी, वो भी ओबीसी, जाति बनी गई है, करो निकाह, हमको क्या, खेलो गुड्डा गुड़िया। ठीक। चलिए, इसी बात पर आज के कार्यक्रम की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। कार्यक्रम ही समाप्त हुआ है। हाँ। बाकी चीजें चालू है। शत्रु बहुत जारी है। बाय द वे, कार्यक्रम समाप्त हुआ है, ये एपिसोड समाप्त हुआ है। शत्रु बहुत जारी है, उस पर रिसर्च जारी है। इस बार का शत्रु बहुत एकदम भयंकर होने वाला है जेडी समिट में। अब एक आध शत्रु तो इधर के ही मिल गए हैं। कमाल की बात ये है। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।